हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी पश्च निषेचन क्रियाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश तथा इन दोनों के केंद्रकों के समेकन यानी फ्यूजन की संपूर्ण प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या होता है? अंडाणु में जब शुक्राणु का प्रवेश होता है, अंडाणु जो होता है ओवम, उसके अंदर स्पर्म का जो एंट्री होती है और उसके बाद में दोनों के न्यूक्लियसों का जो फ्यूजन होता है, उसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है। स्पर्म कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को भेद कर अंदर सेकेंडरी oocyte यानी ओवम के अंदर एंट्री करता है। और फिर क्या होता है, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte यानी ओवम, इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज करते हैं। आप सेकेंड डायग्राम में यानी जाइगोट में देख सकते हैं कि फ्यूजिंग न्यूक्लियाई यानी कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट यानी युग्मनज बन जाता है। निषेचन के समय होने वाली क्रियाएं। निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। परिपक्व ग्राफियन फोलिकल से मुक्त अंडाणु को अंडवाहिनी की फिम्बरी ग्रहण करके अंडवाहिनी में धकेल देती है। अंडोत्सर्ग के समय अंड सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। ये कह रहे हैं कि जो ग्राफियन फोलिकल होता है यानी जो प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनता है, सेकेंडरी फोलिकल से टर्शरी फोलिकल बनता है और उसमें और ज्यादा मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आ जाने के बाद में यह ग्राफियन फोलिकल बना लेता है। और ग्राफियन फोलिकल से अंडाणु, ग्राफियन फोलिकल के अंदर ओवम होता है, उससे ओवम रिलीज होता है और वह फिम्बरी में के सहारे अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। और क्या होता है, जब अंडोत्सर्ग हो रहा होता है यानी कि ओवरी से जब ओवम रिलीज हो रहा होता है, उस वक्त जो ओवम होता है या जो अंड होता है, यह सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। यह हमने ऊजीनेसिस में पढ़ा था इसके बारे में कि सेकेंडरी oocyte या ग्राफियन फोलिकल ये सब क्या होता है। इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ग्राफियन फोलिकल होता है और ग्राफियन फोलिकल से ओवम यानी सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है और इसे रिलीज होने को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन, साइट ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है। और यह जो ओवम होता है, यह सेकेंडरी oocyte होता है, फिम्बरी के सहारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला एंड इस्थमस का जो जंक्शन होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर शुक्राणुओं पर से यानी एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात सैकड़ों शुक्राणु एक्रोसोम द्वारा सेकेंडरी oocyte के कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं। एक्रोसोम से हाइलोरुनिडेज एवं न्यूरामिनिडेज एंजाइम मुक्त होते हैं। ये सेकेंडरी oocyte की कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा को विघटित करते हैं। सामान्यतया एक अंडक में केवल एक शुक्राणु ही प्रवेश कर पाता है। इसके प्रवेश करते ही अनेक ऐसे परिपक्व होते हैं जिससे परिवर्तन होते हैं, जिससे अनेक शुक्राणुओं का प्रवेश असंभव हो जाता है। अब सेकेंडरी oocyte में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तथा एक बड़ा अंडाणु और एक छोटी पोलर बॉडी यानी ध्रुव कोशिका बनती है। ध्रुव कोशिका विघटित हो जाती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के हैप्लॉइड न्यूक्लियस परस्पर मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte में अब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। जब यह सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हुआ था, तब यह क्या था, इससे पहले इसमें अभी तक केवल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था, यानी जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, एक बड़ा अंडाणु और एक छोटी पोलर बॉडी बनती है। ये कब बनती है, जब सेकेंडरी oocyte में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। ध्रुव कोशिका विघटित हो जाती है। जो ये पोलर बॉडी है ये विघटित हो जाती है यानी डिजेनरेट हो जाती है और शुक्राणु तथा अंडाणु इन दोनों के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। हैप्लॉइड का मीनिंग होता है
एगुणित यानी कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स का केवल एक सेट होता है। जो गैमीट्स होते हैं यानी स्पर्म एंड ओवम, ये हैप्लॉइड होते हैं यानी कि एगुणित होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म एक ओवम की तरफ को बढ़ते हैं और कोई एक स्पर्म कोरोना रेडिएटा यानी जो आप येलो कलर के बहुत सारी बॉक्सेस देख रहे हो, ये कोरोना रेडिएटा को विभेदता हुआ जोना पेलुसिडा, जो पिंक कलर का आप सर्कल देख रहे हो, ये इस लेयर को यानी जोना पेलुसिडा को भेद कर अंदर की तरफ एंट्री करता है सेकेंडरी oocyte में। और फिर क्या होता है, अनेक बदलाव आते हैं और इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और अब सेकेंडरी oocyte में एक और डिवीजन होकर ओवम और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। यह फर्स्ट पोलर बॉडी बाद में डिजेनरेट हो जाती है और ये ओवम अब आगे फर्टिलाइज हो जाता है और फिर जाइगोट कहलाता है। नाउ भ्रूणीय विकास। निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात युग्मनज में विदलन प्रारंभ हो जाता है। विदलन के पश्चात मोर्यूला यानी तूतक का निर्माण होता है तथा ब्लास्टोमियर्स की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन इनका आकार छोटा होता जाता है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को मोर्यूला यानी तूतक कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो निषेचन होता है, निषेचन के 24 घंटे के बाद में युग्मनज में विदलन प्रारंभ हो जाता है। विदलन को बोलते हैं हम क्लीवेज, यानी कि जो जाइगोट है, जाइगोट में एक डिवीजन होगा जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज, और इससे 2 सेल्स बन जाएंगी और इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमियर्स में और ज्यादा डिवीजन होगा तो 2 से 4 सेल्स बन जाएंगी और 4 से 8 सेल्स और 8 से 16 सेल्स। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाले इस भ्रूण को हम मोर्यूला यानी तूतक कहते हैं। इनकी संख्या में यानी जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जब क्लीवेज होगी, डिवीजन होगा, तो क्या होगा, 2 सेल्स बन गई जिन सेल्स का नाम हमने रखा ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स की संख्या में तो वृद्धि होती रहती है, ब्लास्टोमियर्स की संख्या में, इनके नंबर्स में वृद्धि होती है, लेकिन इनका आकार या इनका जो साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले जाइगोट में एक डिवीजन होता है जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं और क्लीवेज के बाद में अब इसमें 2 सेल्स हो जाती हैं जिन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और 2 सेल्स से 4 सेल्स बन जाती हैं और 4 सेल्स से बाद में अर्ली मोर्यूला यानी कि 8 सेल्ड स्टेज आ जाती है और इसके बाद में 8 सेल्ड में जो एक और डिवीजन होता है तो क्या हो जाता है, 16 सेल्स बन जाती हैं जिसे हम एडवांस्ड मोर्यूला बोलते हैं। और मोर्यूला में अधिक डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और कुछ सेल्स बीच में आ जाती हैं और जो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और जो बीच में आ जाती हैं, एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, इनको हम इनर सेल मैस बोलते हैं। आप इस डायग्राम के सहारे भी समझ सकते हैं, ओवरी के अंदर ग्राफेन फॉलिकल होता है जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है जो कि फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस एम्पुला जंक्शन में फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ में और ये बाद में जाइगोट बनता है और ये जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज होती है जिससे 2 न्यूक्लियस या 2 सेल्स बन जाती हैं और ये बाद में और एक और डिवीजन के बाद में 4 सेल्ड स्टेज आ जाती है और 4 सेल्ड स्टेज के बाद में 8 सेल्ड स्टेज और 8 सेल्ड स्टेज के बाद में 16 सेल्ड स्टेज जिसे हम मोर्यूला बोलते हैं। 8 सेल्ड स्टेज को अर्ली मोर्यूला और 16 सेल्ड स्टेज को लेट मोर्यूला कहते हैं। और इसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, ब्लास्टोसील बन जाती है और चारों तरफ बाहर की और एक सेल्स की लेयर बन जाती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और अंदर की तरफ इनर सेल मेस बन जाता है। इनर सेल मेस ये बाद में एम्ब्रियो का, जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, वो पार्ट बनाता है। और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बन जाती है जो इस बॉडी को यूटीरस की अंदर वाली भित्ति एंडोमेट्रियम के साथ में चिपकने में मदद करती है और यह काम 7th या 8th डे पर होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और हिंदी में हम इसे रोपण बोलते हैं। नाउ ब्लास्टुलेशन यानी ब्लास्टुला भवन। मोर्यूला निषेचन के 4 से 6 दिन पश्चात फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय यानी यूटीरस में पहुंच जाता है। गर्भाशय में मोर्यूला गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस में डूबा रहता है। विदलन विभाजन के फलस्वरूप धीरे धीरे मोर्यूला में ब्लास्टोसील बनती है तथा अब इसे ब्लास्ट्यूला कहा जाता है। ब्लास्ट्यूला के बाहर की ओर सेल्स
की एक परत होती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसकी कोशिकाओं से प्लेसेंटा बनता है। मोरियूला क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है उसके 4 से 6 दिन बाद फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यूटिरस यानी गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय में मोरियूला गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस में डूबा रहता है और उसमें जो विदलन होती रहती है, तो इसमें क्या होता है, मोरियूला में एक ब्लास्टोसील बनती है, एक गुहा बन जाती है। क्या हुआ है, मोरियूला बना है कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहां हुआ है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है ये, इसमें जब ये मोरियूला था, मोरियूला धीरे धीरे डिवाइड होता रहा और आगे की तरफ यानी यूटिरस की तरफ को बढ़ता रहा और अब वो यूटिरस में आकर वहां की ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित रस होता है उसमें डूबा रहता है और इसमें अब एक ब्लास्टोसील बनती है। मोरियूला में क्या हुआ है, ब्लास्टोसील बनी है और ब्लास्टोसील बनने के बाद में अब इसको हम ब्लास्ट्यूला कहते हैं। ब्लास्ट्यूला के बाहर की ओर सेल्स की एक परत होती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसकी कोशिकाओं से प्लेसेंटा बनता है। यानी जो ब्लास्ट्यूला है, ब्लास्ट्यूला के बाहर की जो सेल्स की एक कवरिंग है बन गई है, जो उस परत को या उस कवरिंग को या उस लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये प्लेसेंटा बनाता है। ब्लास्ट्यूला के अंदर सेल्स का एक समूह होता है जिसे इनर सेल मैस कहते हैं। इससे भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। यानी जो ब्लास्ट्यूला है इसमें 2 चीजें बनी है, एक ट्रोफोब्लास्ट बना है और दूसरा बना है इनर सेल मैस। ट्रोफोब्लास्ट ने प्लेसेंटा बनाई है और इनर सेल मैस आगे जड़कर भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। और यह है आपके सामने ब्लास्ट्यूला। यह बनता है मोरियूला के बाद में। क्या हुआ, चारों तरफ में एक सेल्स की लेयर बन गई है जिसे हमने बोला है ट्रोफोब्लास्ट और बीच में एक ब्लास्टोसील बनी है और एक तरफ इसमें इनर सेल मैस बना है। और अब ब्लास्ट्यूला का रोपण यानी इम्प्लांटेशन होगा। रोपण यानी इम्प्लांटेशन। निषेचन के 7वें दिन ब्लास्ट्यूला का गर्भाशय की भित्ति में रोपण प्रारंभ हो जाता है जिसे इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। निषेचन जो है इसमें 7वां दिन में क्या हुआ है, ब्लास्ट्यूला बना है। ब्लास्ट्यूला किस चीज से बना है, मोरियूला से बना है। पहले जाइगोट के बाद में मोरियूला बना और मोरियूला से ब्लास्ट्यूला बना और यह गर्भाशय की भित्ति में रोपण हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पर यह है oocyte और बाद में सेकंड नंबर वाली पोजीशन जहां पर है, यहां पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है और थर्ड नंबर वाली जो स्टेज है यहां पर यह जाइगोट बन जाता है और फोर्थ नंबर की स्टेज पर फर्स्ट क्लीवेज होती है और फिफ्थ नंबर पर यानी यूटिरस के अंदर यह मोरियूला होता है और मोरियूला के बाद में सिक्स्थ नंबर पर यह ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है या ब्लास्ट्यूला बन जाता है और इसका रोपण यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है। नाउ गैस्ट्रुला भवन, गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्ट्यूला की भीतरी कोशिकाओं का समूह या भ्रूणीय घुंडी की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर 3 जनन स्तर बनाती है। भ्रूण की 3 स्तरीय अवस्था को गैस्ट्रुला कहा जाता है। ये 3 लेयर्स हैं, बाहरी स्तर जिसे एक्टोडर्म भी कहते हैं, मध्य स्तर जिसे मेसोडर्म कहते हैं, अंत्य स्तर जिसे एंडोडर्म कहते हैं। इन्हीं 3 प्राथमिक जनन स्तरों से समस्त अंगों का निर्माण होता है। जो गैस्ट्रुला मोरियूला होता है, मोरियूला से ब्लास्ट्यूला बना है और ब्लास्ट्यूला के अंदर जो इनर सेल मैस है उससे ये 3 लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है और इन तीनों से बाद में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होती है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आप ब्लास्ट्यूला से गैस्ट्रुला बनता हुआ देख सकते हैं। गैस्ट्रुला की तीनों लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स कर हमें यह बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।